तो जो भी ग्रह हमारी लग्न पत्रिका में सबसे अधिक डिग्री पर है, इसका मतलब है कि ये ग्रह तो अपने बहुत सारे पड़ाव पार करता हुआ अब यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, कि इतना इवॉल्व हो चुका है कि अब उसे हाईएस्ट डिग्री मिली है। और एक है जिसका आत्मकारक ग्रह 27 डिग्री पर है। दैट प्लैनेट इज मोर इवॉल्व्ड। बट मैम एक बहुत बड़ा मिथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, लोग ना ऐसे कहते हैं अगर 27 डिग्री का प्लैनेट है, 29 डिग्री का, आई नो आपको पता है मैं क्या पूछने वाली हूं, तो वो प्लैनेट बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध है, वो बस उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई तो रीजन होगा ना कि वो इतना इवॉल्व हो चुका है, तो बेचारे 29 डिग्री और 27 डिग्री वाले आत्मकारक को हमें इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आत्मकारक को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका सबसे सीजन्ड प्लेनेट है। वो आप वो सब सीख चुके हैं, इसलिए हम जो बूढ़ा शब्द यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई वो तो सब दे चुका या पा चुका, अब और क्या देगा। सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल आत्मकारक तो सबके लिए जो हमारी आत्मा को सिग्निफाई करता है, जो प्लैनेट, वो सूर्य ही। नहीं रंगोली, आपने ये बहुत सही कहा है। आपका जो भी आत्मकारक होगा वो उससे आपका एक स्पेशल कनेक्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहला संदेश है कि आपको पावर के पीछे इस जन्म में नहीं भागना, क्योंकि इनफ पावर मिल चुकी है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए एक और बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट आज मैं लेकर आई हूं। एक ऐसा टॉपिक जिसका आप बहुत समय से स्पीकिंग ट्री पर वेट कर रहे थे, और मैं पर्सनली अगर बात करूं, मुझे भी ये टॉपिक उतना ही इंसाइटफुल लगता है और उतना ही मैं इसके बारे में जानना चाहती थी। और फाइनली वो दिन आ गया है, आत्मकारक, सोल सिग्निफिकेटर, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी आत्मा को सिग्निफाई करता है, हमारी सोल की जर्नी को सिग्निफाई करता है। अगर बेसिक टर्म्स में कहूँ तो वो प्लैनेट जो हाईएस्ट डिग्री का हो। लेकिन हाईएस्ट डिग्री के बियॉन्ड क्या है आत्मकारक? क्यों हमें एक पर्टिकुलर प्लैनेट इस लाइफ में आत्मकारक मिला? क्या हमारी सोल की जर्नी रही है उस प्लैनेट के ट्रेट्स को लेकर? आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में आत्मकारक है, हाईएस्ट डिग्री का है, और वो आपकी सोल जर्नी के बारे में क्या बताता है, क्या वो इस लाइफ में सिग्निफाई करता है, क्या कुछ आपको वो इस लाइफ में अचीव करवाएगा। आज के पॉडकास्ट में हमने डिटेल में इस पर बात की है, और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आज एक खास गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, जिनके प्रीवियस वीडियोस को आप स्पीकिंग ट्री पर बहुत पसंद कर चुके हैं। उनके नुआंसेस को, उनके बताने के तरीके को, उनके नॉलेज को आई वुड लाइक टू वेलकम अगेन ऋचा शुक्ला मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते रंगोली, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपसे मिलके आज और भी अच्छा लग रहा है। जो आपसे बातचीत हुई, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उन्होंने मेरा दिन बना दिया। हाँ बिल्कुल, और आपका उत्साह जो है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप एक लाइफ लेकर आती हैं पॉडकास्ट में, तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम, इट मोटिवेट्स मी मोर। और आज का जो टॉपिक है वो ज्योतिष लवर्स की जिंदगी में भी वो उत्साह लेकर आएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने चुना है, आत्मकारक, हमारी आत्मा का कारक। बेसिक डेफिनेशन मैंने दी, और बेसिक टर्म्स में हम यही समझते हैं कि वो प्लैनेट जो हमारी सोल को सिग्निफाई करता है, हमारी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। बट इसके बियॉन्ड आपके लेंस के थ्रू आत्मकारक है क्या? क्यों हमें एक पर्टिकुलर प्लैनेट ही आत्मकारक मिला? क्या हमारी सोल की जर्नी रही उस प्लैनेट के साथ? और फिर हम वन बाय वन हर प्लैनेट को एज आत्मकारक डिस्कस करेंगे। जरूर। देखिए रंगोली, ज्योतिष में एक तो कोई भी चीज रैंडम नहीं है। या अग्रीड। यहाँ जो भी हो रहा है या जो भी आपको जैसा भी मिला है, उसका एक बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में, आपकी इस सोल की पूरी जर्नी में। केवल आत्मकारक ही नहीं, मैं कहूँगी कि हर ग्रह आपके लिए कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये जो आज आपने टॉपिक लिया है, ये जैमिनी ज्योतिष का एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो हम पाराशरी ज्योतिष करते हैं, जिसको मैं भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है जी।
लेकिन फिर भी आत्मकारक काफ़ी जैसे आप ही आज बहुत उत्साहित थी कि मैडम इस पर ही बात करनी है, तो ये एक आम आदमी को इसके नाम से ऐसा लगता है कि भाई आत्मकारक है तो यानी ये मुझसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड कोई चीज़ है, यही मतलब है ना? ट्रू ट्रू। तो आत्मकारक जेमिनी ज्योतिष में 7 कारक है जी। आत्मकारक से लेके और दाराकारक तक। आत्मकारक जो कि जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि सबसे अधिक डिग्री का ग्रह। आप ये समझिए कि ये डिग्रीज है, ये क्या है? डिग्रीज जो है ये ग्रह की यात्रा बता रहे हैं। हाँ, डिफरेंट लाइफ टाइम से ये ग्रह की यात्रा बता रही हैं या हमारे सोल की यात्रा बता रही है। तो जो भी ग्रह हमारी लग्न पत्रिका में सबसे अधिक डिग्री पर है, इसका मतलब है कि ये ग्रह तो अपने बहुत सारे पड़ाव पार करता हुआ अब यहाँ तक पहुंचा है। हाँ, कि इतना इवॉल्व हो चुका है कि अब उसे हाईएस्ट डिग्री मिली है। यानी वो हमारे साथ चलता चला आ रहा है और मैं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कई जन्मों से जन्म दर जन्म सीखती और उसको कहते हैं ना अपने जीवन में उतारती हुई चली आ रही हूँ। तो आज ये सबसे अधिक डिग्री पर बैठा है और यही मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी पत्रिका में। तो आत्मकारक आपको रिप्रेजेंट करता है जैसा कि वैदिक ज्योतिष में लग्न लॉर्ड करता है। ओके, हाँ, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो लग्न लॉर्ड और आत्मकारक दोनों पैरेलल चलते हैं या एक जैसा स्वभाव रखते हैं। ओके, ठीक है। तो जो लोग वैदिक ज्योतिष समझते हैं, मतलब भारतीय ज्योतिष को समझते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है। आप अपने लग्न लॉर्ड को समझ रहे हैं तो आपके लिए आत्मकारक बहुत आसान है। लेकिन आत्मकारक के साथ एक बड़ी बात है जो शायद लग्न लॉर्ड के साथ भी उतनी नहीं है, कि जो भी ग्रह आपका आत्मकारक होगा वो अपने सिग्निफिकेंसेस आपको बहुत आसानी से आपके जीवन में दे देगा। अच्छा, मतलब नेचुरली उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजें हमारी लाइफ में होंगी, हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट बनेंगी, आएंगी ही। पर्सनालिटी का भले ही ना बने, लेकिन हमारे इनर सेल्फ का तो जरूर बनेंगी। ठीक है। यस, लग्न वगैरह भी आप देख सकते हैं, यानी उससे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डीप में ही कहूँगी कि ये आपके इनर सेल्फ को बताता है आत्मकारक। और ये आपको, जैसे अगर किसी का आत्मकारक 18 डिग्री पर है, माना उसका वही ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री है बट 18 ही है, और एक है जिसका आत्मकारक ग्रह 27 डिग्री पर है, दैट प्लैनेट इज मोर इवॉल्व्ड। बट मैम, एक बहुत बड़ा मिथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, लोग ना ऐसे कहते हैं अगर 27 डिग्री का प्लैनेट है, 29 डिग्री का, आई नो आपको पता है मैं क्या पूछने वाली, तो वो प्लैनेट बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध है, वो बस उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई तो रीजन होगा ना कि वो इतना इवॉल्व हो चुका है, तो बेचारे 29 डिग्री और 27 डिग्री वाले आत्मकारक को हमें इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आत्मकारक को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका सबसे सीजन्ड प्लेनेट है। वो आप वो सब सीख चुके हैं, इसलिए हम जो बूढ़ा शब्द यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई वो तो सब दे चुका या पा चुका, अब और क्या देगा जी। दैट इज हाउ इट इज। कि आपको सिंपल समझाने के लिए कह दिया वृद्ध ग्रह है, बूढ़ा ग्रह है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब कुछ जो उसको आपको देना था वो सब कुछ देता हुआ आ रहा है। नाउ दिस इज द लास्ट लेग आपकी लाइफ की। और ये भी मानिएगा, अगर आत्मकारक आपका 29 डिग्री पर है, 29 से 30 के बीच में है, तो आप ये भी मान लीजिए कि फिर आपकी जर्नी लास्ट है। It gives me goosebumps। मतलब अगर देखिए, इसको मैं हमेशा ये थोड़ी सी टेक्निकल बात करती हूँ। अगर ये सिग्निफिकेशंस ऐसे बताए गए कि ये आत्मा की जर्नी है ना, तो फिर अंतिम डिग्रीज जो हैं वो हमारे कर्म की या हमारे आत्मा की फिनिशिंग लाइन भी तो हो सकती है। बिल्कुल। जिसका भी आत्मकारक 28-29 डिग्री पर होगा वो व्यक्ति बहुत डिटैच्ड व्यक्ति होगा। I can agree completely। yes, क्योंकि वो सब कुछ भोग चुका है ना। हमारे जो बाबा दादी लोग होते हैं ना, आप देखते हैं ना वो घर में कितनी शांति से बैठे होते हैं।
वृद्ध होते हैं बट विजडम कितनी, एक्सपीरियंसेस कितने। नहीं, और वो शांत बैठे हैं, हाँ। वो देखते रहते हैं आप भाग दौड़ कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं भैया आराम से करो, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड लाइफ, दे इवॉल्व्ड सो मच। तो बस अब उनका वो किस लिए बैठे हैं बताइए? अपने अंत के लिए। हाँ, कि हो गया खत्म, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। दैट इज हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक का विद 29 डिग्रीज। ही इज जस्ट हियर टू फिनिश सम कर्मास। थोड़ा सा जो बचा था करने आए हैं, और काफी डिटैच्ड होंगे आपको, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जिनकी हाईएस्ट डिग्री बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत एम्बिशियस नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते, इतने कि उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। कि ये तो कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये भी लगता है मैम कि ये लास्ट लाइफ है। दैट इज इट। तो उनको फिर लगता है कि दिस इज द लास्ट लेग, करना ही है। तो यू विल सी द स्टार्क डिफरेंस। या तो बहुत डिटैच्ड आदमी होगा, वो कहेगा कुछ नहीं यार, क्यों भागना दौड़ना है, और या फिर ये, और जिसका 15 डिग्री पर होगा, 18 डिग्री ही हाईएस्ट है, तो आप समझिए अभी आपके सारे बच्चे छोटे हैं, आपके सारे ग्रह छोटे हैं, आप तो अभी मिडिल में हो कहीं जर्नी में, तो बहुत सारा कुछ पाने को है। तो ऐसा है आत्मकारक। और मैम जैसा आप जो डिस्क्रिप्शन दे रही थी, वहां से जब हमने लग्न लॉर्ड की बात की, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मान लीजिए किसी का आत्मकारक लग्न लॉर्ड भी है और वो फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो कितना पावरफुल होगा ना वो। तो ये एक बहुत ही सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही शुभ संकेत है। हाँ। अगर लग्न लॉर्ड ही आत्मकारक होता है तो आपके अधिक से अधिक काम आपके बहुत आसानी से पूरे होते हैं। ओके। और आप प्रसिद्धि की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक अच्छी चीज मिल गई। माना किसी का लग्न लॉर्ड जो है वो जेमिनी सिस्टम में दारा कारक हो, है ना, तो और आत्मकारक कोई और ग्रह हो, तो डेफिनेटली लग्न लॉर्ड सबसे कम डिग्री पर है और आत्मकारक तो कोई दूसरा ग्रह है। तो फिर आपकी लाइफ में थोड़ी सी रस्साकशी हो गई ना। एक कह रहा है कि हो गया, एक कह रहा है बहुत कुछ करना है, बट व्हेन लग्ना लॉर्ड एंड आत्मकारका इज द सेम प्लैनेट एंड प्लेस्ड इन लग्ना, एंड इट्स अ ब्यूटी ऑफ द चार्ट कि मेरा एक ही अलाइनमेंट है, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी चेतना सब एक पाथ पर है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो मैम इसी से अब हम हर प्लैनेट को एज एन आत्मकारक डिस्कस करेंगे, जिनकी भी कुंडली में जो भी प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री का है। एंड आई थिंक हमें इसे डिग्रीज में भी डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 20 तक जो आत्मकारक है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, और अगर 27 से 30 के बीच है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी। तो हम सबसे पहले सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल आत्मकारक तो सबके लिए जो हमारी आत्मा को सिग्निफाई करता है जो प्लैनेट, वो सूर्य ही। मुझे बहुत ही एक प्यार है सन से, आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल नहीं रंगोली, आपने ये बहुत सही कहा है। आपका जो भी आत्मकारक होगा वो उससे आपका एक स्पेशल कनेक्ट है, वो आपकी आत्मा की जर्नी है ना, तो आपका बहुत स्पेशल उस ग्रह से जुड़ाव होता है, और उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आत्मकारक जो है वो कुछ सिखाने भी आया है जी। कुछ लर्निंग है उसकी, और कुछ आप क्या पा चुके हैं वो भी है। तो सूर्य अगर आत्मकारक है तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहला संदेश है कि आपको पावर के पीछे इस जन्म में नहीं भागना है, क्योंकि इनफ पावर मिल चुकी है। अगर सूर्य 27 डिग्री पर है, 28 डिग्री पर है, तो आपको पावर के पीछे बहुत नहीं भागना है। ओके। आपको लीडरशिप में ज्यादा जाना चाहिए। ओके। क्योंकि सूर्य के दो ही बड़े कारकत्व हैं, या तो पावर है क्योंकि वो राजा है जी, और या फिर वो नेतृत्व करता है। तो पावर वगैरह आपके पास थी, आप उस जर्नी से होकर आ रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा डिग्री 27-28 डिग्री पर सूर्य है तो आपका अब आपकी आत्मा का पर्पस है कि इस जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज को एक नेतृत्व मिलता है। वाव। समाज के लिए कोई ऐसा कार्य हो जो कि एक बहुत ही सीजन्ड या समझदार राजा कर सकता है।
तो आपको कभी भी जो सूर्य के नेचुरल मतलब जो सब लोग देखते हैं कि मतलब बहुत लाइमलाइट में हम आ जाएं, ऐसा हो जाए, आई विल से नो। आपको ना थोड़े गहरे जाना चाहिए, अपनी आत्मा को दोबारा से खंगालना चाहिए कि अंदर से मैं क्या चाहती हूँ। और ये सच मानिए, जिसका भी सूर्य अधिक डिग्री पर आत्मकारक होगा वो पावर चाहता भी नहीं होगा। आई एग्री। बट अगर 16, 17, 18 डिग्री का ग्रह आत्मकारक होगा तो फिर वो पावर के पीछे ही जाएगा। ओके। क्योंकि उसको वही चाहिए या वो उसी को पाने के उसमें अभी तो मिडवे आया है और हर सिग्निफिकेशंस उसको पाना है उस ग्रह का। जी। जैसे सूर्य का सबसे पहला होता है कि आत्मा को शुद्ध कीजिए। हाँ। आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए अगर सूर्य आत्मकारक है जिससे कि किसी के भी आत्मा को चोट पहुंचती है। आप अपने आत्मकारक को बहुत पीछे धकेल देंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सबके साथ एक आत्मिक संबंध, जैसा कि हम कहते हैं ना कि अच्छा राजा तो वही जिसके यहाँ सब सुखी हों। हाँ, ट्रू है ना। तो अच्छा, अगर सूर्य आत्मकारक है तो आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपके छत्र छाया में ना सुरक्षित महसूस करने चाहिए। आपके परिवार में सब लोग ये कहें कि भाई इसके साथ रहने से ना हम सिक्योर्ड फील करते हैं, इसके साथ रहने से हमें चिंता नहीं रहती है, शी विल टेक केयर। ये नहीं आप अगर कर पा रहे हैं तो आप अपने आत्मकारक को यूज नहीं कर रहे। हाँ, उसको जस्टिस नहीं कर रहे हैं उसके साथ, है ना। तो सूर्य की सबसे बड़ी जर्नी होती है पहले के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। अगर आप राजा हैं, जिस प्रकार सूर्य इज अ गिवर, तो एक नेचुरल गिविंग टेंडेंसीज होनी चाहिए। दूसरा, सूर्य का जो बड़ा सिग्निफिकेंस है वो है डिसिप्लिन। सूर्य से अधिक डिसिप्लिन कुछ भी नहीं इस ब्रह्मांड में, है ना। हम पंचांग में लिख देते हैं कि 6:30 पर सूर्योदय, तो फिर 6:30 पर ही सूर्योदय होता है, ना इधर ना उधर। तो आपको सूर्य आत्मकारक मिला है तो अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाइए। गिवर बनना पहला है। दूसरा, डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं। तो लाइफ में डिसिप्लिन आपको लर्न करना है, सीखना है। अगर ज्यादा डिग्री पर है तो शायद आप ऑलरेडी डिसिप्लिन होंगे, बट बीच की डिग्रीज में होगा तो फिर सीखना है। तीसरा होता है लीडरशिप। सूर्य का मतलब अगर सूर्य वर्गोत्तम भी होता है, हम अपनी वैदिक ज्योतिष में तो भी हम कहते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होगी। वर्गोत्तम सूर्य ये ना दे फिर तो वर्गोत्तम ही कैसा। ऐसे ही अगर आत्मकारक है तो लीडरशिप तो आपके पास है, और अगर नहीं है तो इसीलिए बना है कि उसको डेवलप कीजिए। ज्योतिष में ना दो ही तरह से आप ज्योतिष को समझ सकते हैं कि या तो वो चीज आपके पास है और या सीखनी है। बिल्कुल, दो ही बातें हो सकती हैं। ग्रहों का संकेत यही होता है कि अगर है तो उसे यूज कीजिए, परोपकार में यूज कीजिए, अच्छे कामों के लिए यूज कीजिए, और अगर नहीं है तो ट्राई टू गेन दैट। इस जीवन में आप नेतृत्व की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। आपका आत्मकारक सूर्य है। हाँ, आपको वो कैपेबिलिटीज मिली हैं टू बिकम दैट। यस, आपको इस जीवन में तो मिला है वो, तो क्यों पीछे रहना है, आगे आना है, मतलब फ्रंट लेन में आना है। तो सूर्य जो है वो बहुत ही बड़ा ग्रह है और इसका आत्मकारक होने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा का अलाइनमेंट आपके साथ अच्छा है। वाह मैम, जैसा आपने कहा था कि आपका आत्मकारक आपको बहुत कुछ सिखाने भी आता है, तो क्या आत्मकारक के साथ कोई पेंडिंग कर्मा भी एसोसिएटेड है अगर हम सन की ही बात करें? देखिए, इस ज्योतिष की पूरी ज्योतिष ही हमारे कर्मों पर आधारित है। तो आत्मकारक हो, लग्न लॉर्ड हो, अष्टमेश हो, सबके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है जी। तो इसलिए केवल आत्मकारक के साथ नहीं, ज्योतिष में हर कोई चीज कर्म से ही जुड़ी हुई है। तो लेसन्स ये होते हैं कि पावर का मिसयूज नहीं करें इस जीवन में। अगर आप पावर का मिसयूज करेंगे तो फिर आपके लिए ये आत्मकारक काफी कठिनाई देने वाला हो जाएगा। और अगर आप गिवर बनते हैं
और अच्छे कार्यों के लिए समाज को नेतृत्व देते हैं, तो ये आत्मकारक आपको बहुत कुछ दे सकता है। जेमिनी ज्योतिष का ये जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री का ही कमाल है। हाईएस्ट डिग्री पर जो ग्रह होगा वो आपको वो चीजें बहुत नेचुरली दे देगा। आपको बहुत ज्यादा मारा मारी उसके लिए नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कर्मा आपका ऐसा था कि भाई सब तो इसका निपटारा हो चुका है, अब क्या है, अब तो बस समाप्ति पर है। हाईएस्ट डिग्री है ना। लेकिन जो सबसे कम डिग्री, माना कि चंद्रमा किसी का 2 डिग्री पर हो जी, तो आपका मान लीजिए कि आपका माँ से रिलेटेड कर्म की जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। यू हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विद योर मदर। और यूजुअली मैम जिस प्लैनेट की बात करी है उसे दरकारक हम कहते हैं, जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, और लोगों को सिर्फ यही लगता है कि बस ये तो मेरी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल वहीं तक लिमिट कर यहाँ देते पर मैं कहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि दारा कारक जो ग्रह होता है वो पति या पत्नी के लिए देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज पति और पत्नी के साथ एडजस्टमेंट में ही होता है। हाँ, वो हमारे कर्म का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट है, बिकॉज वो आपका खून के रिश्तों के बाद अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, माँ बाप भाई बहन, उनके साथ तो हमारी एक अलग मेंटेलिटी होती है ना जी, कि भाई इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो जन्म से मिले हुए लोग हैं, लेकिन ये तो एक थर्ड पार्टी की एंट्री है और उसके साथ जीवन काटना है। हाँ, उसके साथ तो वहां पर जो आपका स्ट्रगल होता है, तो दारा कारक सबसे कम डिग्री का ठीक है। लेकिन ये एक जो मैंने बात कही कि सबसे कम डिग्री का ग्रह आपका सबसे बड़ा पेमेंट दिखाता है जो ड्यू है, और लंबा है, अभी जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में पूरा कर पाए। अच्छा, बिल्कुल, वो भी वही बात है कि अगर 2 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, तब कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो मामला अभी शुरू हुआ है, अभी तो खाता खुला है भाई, पता नहीं कितना बाकी है पेंडिंग कर्म। सो लोएस्ट डिग्री आपकी जो भी ग्रह होगा वो आपको जीवन में कठिनाई और बड़े लेसन्स देगा। आपको वो चीज सबसे डिफिकल्टी से मिलेगी। तो वो एक दारा कारक एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे, पति पत्नी भी देखते हैं। लेकिन सबसे कम डिग्री आप आइसोलेशन में ले लो, हाईएस्ट डिग्री सब आसानी से मिलेगा, और ये सबसे कम डिग्री मुश्किल से मिलेगा। वहाँ बड़ा कर्म है जो आपको एग्जॉस्ट करना है। तो एक अपने व्यूअर्स के लिए एक टिप है, आपकी पत्रिका में जो भी सबसे कम डिग्री का ग्रह हो वो नोट करें और देखें, और यहाँ कमेंट भी करें कि भाई क्या आपको भी उस पार्ट से रिलेटेड तकलीफें या कर्म में दिक्कत या कुछ ऐसा आ रहा है। ज़रूर आएगा। माई माइंड इज ब्लोन राइट नाउ, क्योंकि मैंने दर कारक के बारे में, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में इस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचा था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि देखिए, इसमें एक और बात बताऊं रंगोली आपको, अगर आप ज्योतिष को समझते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो लग्न होता है और जो 7वां घर होता है वो सदैव ही ऑपोजिट होता है। 5 है तो 11 है, 4 है तो 10 है, सूर्य और शनि है, चंद्र और 3 और 9 बृहस्पति और बुध, सब शत्रु हैं परस्पर, सबकी दुश्मनी है। एग्जैक्टली, यस। सो दैट इज हाउ दारा कारक इज नॉट इजी। यस, इसीलिए आपके पार्टनर से ही आपको सबसे ज्यादा वो कर्म सेटल करना होता है। ऑफ कोर्स, और वही पार्टनर आपको सबसे ज्यादा लेसन भी देता है, क्योंकि शत्रु आपके सामने बैठा है। बिल्कुल। और आपको अब आपका चैलेंज है हाउ ब्यूटीफुली यू टेक दैट वॉर, है ना। आप कैसे लेते हैं, कहाँ त्याग करते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं। यही रीजन है, सबसे कम डिग्री का जो ग्रह हो, आप ये समझ लीजिए कि वहां आपको छोड़ना है, सब अपने को नीचा करना है, और जो आत्मकारक है वहां पर बढ़ाना है। ब्यूटीफुल। yes. बस यहाँ नीचे को अभी मैं सीखने आया हूँ, मैं ज्यादा लड़ाई नहीं करूंगा जी। मैं तो अभी लर्निंग में हूँ। जो कह रहा है वो ग्रह कर दूंगा, हाईएस्ट डिग्री मैं वो करूंगा, मैं पाऊंगा, मैं पाने आया हूँ, वो मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। बहुत सुंदर मैम। इसी से हम दूसरे प्लैनेट पर आते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। जिन लोगों का आत्मकारक चंद्रमा है
उनकी लाइफ में वो प्लैनेट क्या कुछ लेकर आया है, क्या कुछ देकर जाएगा, क्या लेसन्स उन्हें सिखाना है, इस पर हम बात करें। देखिए, चंद्रमा तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जितने भी संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, क्रिएटिविटी है, जीवन के अंदर जीवनी शक्ति है, सब चंद्रमा है। हमारे पूरी मतलब बॉडी का 70% हिस्सा जो कि पानी है वो चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा आत्मकारक है तो आप समझिए कि आपके पास एक पूरा ब्रह्मांड है। आपके लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाइए। 4 नंबर जो होता है, कर्क राशि, वो हमारी जनता है, मासेस है। अगर मासेस को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह आपका आत्मकारक है, यानी आपकी जर्नी तो इस जीवन में समाज से जुड़ी होनी ही चाहिए। ये बहुत छोटा होगा कह देना कि आप अपने इमोशंस पर काम करो, आप बहुत इमोशनल होगे। नो, दिस इज वेरी सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ मून एज आत्मकारक। हमें हमेशा ना कभी भी काल पुरुष को नहीं भूलना चाहिए। काल पुरुष में चंद्रमा चतुर्थ भाव को रूल करता है, मासेस है। और अगर आत्मकारक है यानी वो कुछ बड़ा पर्पस लेकर आया है, तो फिर तो कुछ बड़ा ही काम बता रहा है। केवल ये थोड़ी होगा कि अपनी माँ की सेवा कर लो, घर में सबसे संबंध अच्छे कर लो, ये तो होगा भी, ये भी होगा। लेकिन एज आत्मकारक इट सेज कि भाई इस जीवन में कुछ तो ऐसा कर जाओ जो समाज में अपना नाम छोड़ जाओ, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाओ। So one should definitely try to connect with masses. ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं as healers, as समाज सुधारक, जो आपके माता जैसे होते हैं। मतलब they are there to heal you, support you, nurture you. नर्चरिंग वाले प्रोफेशंस वगैरह से आपको जुड़ना चाहिए और यही आपका पर्पस है। तो आप इस समाज को बहुत सारा प्रेम, इमोशंस और सपोर्ट देने आए हैं, और इमोशनल सपोर्ट देने आए हैं जी। और आपकी लर्निंग ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद नहीं होना है, क्योंकि वो होंगे नेचुरली, है ना, होंगे नेचुरली। मून है और हाई डिग्री पर है, तो आपकी जर्नी काफ़ी इमोशनल रही है। आप शायद अपने में ज्यादा उलझे रहे होंगे। तो अगर मून आत्मकारक बना है तो अब यह है कि अपने को छोड़कर समाज से जुड़ जाइए, सेल्फ को थोड़ा नीचे करके समाज के लिए सोचने लगे। दैट विल बी द रियल मीनिंग ऑफ मून एज आत्मकारक। बिल्कुल, समाज के लिए ऐसे लोग बड़ा काम करते हैं, और जितने भी हीलर्स होंगे बहुत लोगों का मून आत्मकारक होगा। मैम, क्या ऐसा भी होगा कि मैं जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ, ऑल्दो और भी हमें कॉम्बिनेशंस कुंडली में देखने होंगे, बट इन लोगों का जिनका मून आत्मकारक है वो मदर से बहुत कनेक्टेड होंगे, ये होगा? वही, क्योंकि चौथे घर का कारक है काल पुरुष में, तो माँ से अटैच्ड होंगे, अपने इमोशंस पर बहुत काम कर रहे होंगे और इमोशनल बहुत होंगे, ज़रूर होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी भाव को लेकर तो आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो माता के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा स्थान रखेंगे, ये सब होगा। तो आई विल से यस, ऐसा होगा। मैम, ऑल्दो हमने बात की कि इन्हें अपने इमोशंस को मास्टर करना है, दुनिया को बहुत कुछ देना है, बट अगर एक इनका जो सबसे बड़ा कर्म है, जो पेंडिंग कर्म है इनका, मून आत्मकारक वालों का, तो वो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगी कि आत्मकारक के साथ पेंडिंग कर्म नहीं है। अच्छा, आपकी जर्नी का प्रोग्रेशन है। अच्छा, ब्लेस्ड कर्म है। हाँ, एक तरह से ये ब्लेस्ड कर्म है आपका, क्योंकि आप उस यात्रा पर बहुत चल चुके हैं। तो आई विल से कि ये पेंडिंग तो वैसे सभी कुछ, अगर हम यहाँ हैं तो अभी हमारा कर्मा पेंडिंग है, तभी तो हम यहाँ हैं, है ना, वो तो हर तरफ से है। लेकिन अगर चंद्रमा है तो मैं कहूँगी कि शायद आपको इस पर, ये अगर आप पेंडिंग भी कहते हो तो मैं कहूँगी ऐसा हो सकता है कि शायद आपने अपने पिछले जन्मों में जो भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे, उनको आपने, हो सकता है कि उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी हो। और आपने सेल्फ को ज्यादा समझा हो, क्योंकि चंद्रमा मन है ना, अपना मन, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, तो आपने ऐसा किया होगा। तो इस बार एक बार फिर से आपको मौका मिला है कि भाई अपने से ऊपर उठो, दूसरों के इमोशंस को समझो, दूसरों के इमोशंस पर काम करो और उनको नर्चर करो। तो यू कैन से दैट वे, बट ये स्किल आपके पास है,
हाँ, मतलब देखो, आत्मकारक का बस इतना सिंपल समझ लो कि वो स्किल आपको एक्वायर नहीं करनी है, यू हैव इट। yeah, जैसे सूर्य के लिए मैंने कहा नेतृत्व, यू हैव इट। मून हीलिंग, यू हैव इट। yeah, जस्ट ट्राई टू नर्चर इट एंड यू आर द मास्टर बिल्कुल, इन दैट स्किल। आत्मकारक का मतलब ही है कि वो प्रयास नहीं करना है कुछ पाने का, वो आपके पास है, बिल्कुल। बस जरा सा आपने हिलाया, टच किया एंड यू आर देयर। तो बहुत अच्छी चीज है, आत्मकारक एक इम्पोर्टेंट ग्रह है बहुत। जी, अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर आपने उसे एक्टिवेट किया, जिस तरह हाँ। मैम ने कहा नर्चर किया, तो आप अपनी आत्मा के साथ वो जस्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से हम बुद्ध की बात करते हैं, जिनका आत्मकारक बुद्ध है। बुद्ध को बहुत ही कम्युनिकेटिव, एक चाइल्ड लाइक, एक प्रिंस ज्योतिष में कहते हैं। और मैंने यूजुअली ऑब्जर्व किया है, बहुत से लोगों को बुद्ध वालों में एक नेचुरल चार्म होता है, एक चाइल्ड लाइकनेस होती है, एक क्यूरियोसिटी फॉर लाइफ होती है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, ये विद्या अर्न कर, ये विद्या मुझे सीखनी है, ये विद्या सीखनी है। तो एक नेचुरल, जो अगर मैं लर्नर्स किसी को कहूँगी, वो बुद्ध वाले होंगे। तो इनकी क्या जर्नी रही है? देखिए, क्या है कि जो बुध ग्रह है वो हमारी शिक्षा भी दिखाता है। बुध जिसके साथ जुड़ जाता है, बुध तो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। Yeah. ये आप समझते हैं ना कि इसको नपुंसक ग्रह कहते हैं ना। बिल्कुल, नपुंसक ना का मेल ना मतलब फीमेल। सिर्फ इतना है कि इट्स अ न्यूट्रल प्लैनेट। वो जिसके साथ होगा वो वैसा बन जाता है, राहु केतु की तरह बिहेव करने लग जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन हाँ। तो ये नेचुरल बेनिफिट कहा जाता है। लेकिन अगर ये किसी भी क्रूर ग्रह के साथ है तो ये अपनी बेनिफिशंस भूल जाता है। बच्चा है ना, बच्चा है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ। हम ऐसे कहेंगे तो अच्छा है हाँ। कि इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो एक यंग है आदमी जो 14-15 साल 16 साल यंग है, तो वो बहुत कुछ सीखना करना चाहता है, लेकिन जैसी संगत होगी वैसा बनेगा वो बच्चा। हम लोग जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि इसकी संगत पे ध्यान दो। हाँ, हर जगह कहा जाता है ना कि भाई छोड़, बच्चा बड़ा हो रहा तो ये देखो किसके साथ मिलता उठता बैठता है। इसीलिए क्योंकि वो बुध से प्रभावित है उस वक्त। जी, हर व्यक्ति हाँ, अपनी यंग एज में बुध से प्रभावित है, चाहे दशा हो या ना हो, फिर भी आप उस वक्त बुध से प्रभावित है। तो बहुत जरूरी है ये देखना कि किसकी संगत में आप बैठे हैं। अगर आप उस वक्त सत्संग सुनेंगे तो आप इवॉल्व सोल हो जाएंगे। अगर आप उस वक्त गलत आदतों में चले जाएंगे तो आप डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो बुध का तो मामला थोड़ा सा ऐसा है। अब अगर बुध आत्मकारक है, बुध की, मैंने कहा ना, कारक की जब आप बात करते हो तो कारक का मतलब होता है कोर सिग्निफिकेंस क्या है ना। चंद्रमा की इमोशन थी, हीलिंग थी, उसकी नेतृत्व थी, लीडरशिप थी। इसकी अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेटर, यू आर अ कम्युनिकेटर बाय बर्थ, स्टोरी टेलर बाय बर्थ। आप जब बात करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में एक ताकत होगी, बिकॉज वो इस पर आप मास्टरी करते हुए आ रहे हैं। आपने अपने कम्युनिकेशन को ही चुना था कि किस तरह मैं लोगों पर बातचीत के द्वारा अपना प्रभाव बना सकता हूँ। बुध ये है। तो आप कम्युनिकेशन पर मास्टरी कर रहे थे, और इस जीवन में भी आप बहुत बहुत पॉसिबिलिटी होती है जब बुध आत्मकारक होता है तो मैक्सिमम लोग मीडिया से, पत्रकारिता से, बहुत अच्छे टीचर्स, ट्रेनर्स, ये सब बनते हैं, क्योंकि आपकी मास्टरी इन्हीं में है। बुध को बहुत बड़ा ट्रेनर भी कहते हैं। अपनी वैदिक ज्योतिष में कहते हैं बुध दशम भाव में हो तो आप बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। लोग सोचते हैं गुरु से बनेंगे, बुध से बनेंगे बहुत अच्छे टीचर, क्योंकि कम्युनिकेशन टीचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल, ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा मुझे लगता है कि किस तरह आप सरल भाषा में अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दें, दैट इज मरकरी। बिल्कुल। और मैम ज्योतिष में भी कहते हैं ना, जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए, बट मरकरी का भी उतना ही बड़ा रोल बहुत है। बड़ा है। केतु के साथ मरकरी का कनेक्शन मेक्स यू अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। व्हाई? बिकॉज मरकरी शिक्षा है, बुद्धि है। अगर केतु से जोड़ दिया तो उसकी बुद्धि ज्योतिष में लगने लगी, और लगने लगी तो बहुत बढ़िया लगने लगी। तो बुद्धि और विद्या का देने वाला बुध है। तो ऐसे लोगों के लिए ये तो इसी पर मास्टरी करने आए हैं, और इनकी ये जर्नी थी। जी। मैंने अपने अनुभव में बहुत अच्छे पत्रकारों को,
बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स को, स्टोरी टेलर्स को, इवन प्रवचन करने वालों को भी बुध एज आत्मकारक का देखा है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना वो प्रवचन भी है काल पुरुष में। तो अगर बुध आत्मकारक होता है तो आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल इतनी अच्छी है कि आप इवन अगर इफ जुपिटर इज एस्पेक्टेड, मतलब देखा जा रहा है वो बृहस्पति से और आत्मकारक हो, आप एक अलग ही व्यक्ति हैं। और आप तो अगर प्रवचन करेंगे तो लोग आपको बैठकर मंत्र मुग्ध सुनेंगे। हाँ मैम, जैसा आपने कहा कि जुपिटर अगर मरकरी को देख रहा है, इन लोगों में ये भी कहा जाता है ना कि वाक सिद्धि है इनके अंदर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वाणी है, वाणी को जुपिटर की ब्लेसिंग मिल गई। जुपिटर क्या है? देव, 9th हाउस के मालिक। तो फिर देव की कृपा मिल गई तो वाक सिद्धि हो गई। तभी कहा ना कि ये प्रवचन करने वाले बन जाएंगे, आपके धर्म को फैलाने वाले बन जाएंगे अगर बृहस्पति देख रहा है। तो बुध के साथ तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आत्मकारक तो है, तो आप कम्युनिकेटर हैं, अच्छी बात है, लेकिन देख कौन रहा है, किसके साथ है, तो बुध थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसलिए उसका ये कहना ऐसा ही होगा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप यहाँ आए हैं अपनी वाणी से दुनिया को जीतने, बहुत आप अपने लर्निंग से दुनिया को कुछ संदेश देने। तो ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो बुध एक इन्फ्लुएंस होने वाला ग्रह है, लेकिन अगर इसको हम आइसोलेशन में समझेंगे तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये करने आप आए हैं और बहुत अच्छा रहता है। और आप चिर युवा हैं, मतलब आपकी आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। अच्छा, आपकी सोल, आप 80 साल के भी हो जाएंगे। हाँ। पर अगर आपसे कोई कहे कि भाई बाजार चलना है, आप कहेंगे चलो। चल पाएंगे या नहीं डज नॉट मैटर, आप अंदर से युवा हैं। हाँ, एक लाइफ को लेके वो एक्साइटमेंट होगा हमेशा। और मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है जिनका बुध आत्मकारक होता है वो यंग भी बहुत दिखते हैं। दैट इज इट, वही मैंने कहा, यंग भी दिखते हैं और यंग अंदर से रहते भी हैं। वो चिर युवा हैं, इन्हीं के लिए कहा जाता है चिर युवा। कभी कभी बड़प्पन नहीं आता, दे आर ऑलवेज चाइल्ड लाइक, रेडी टू लर्न, रेडी टू गो, रेडी टू टॉक। अच्छा रहता है। आप मुझे बताइए, अगर आपका आत्मकारक मरकरी है तो आपके अंदर भी ये ट्रेट्स आई एम श्योर होंगे, बट उन्हें वेरीफाई जरूर कीजिए कमेंट्स में। मैम, अब इसी से हम बल के प्लैनेट की बात करते हैं, मंगल। मंगल को अग्रेशन भी कहा जाता है, मंगल को फिजिकल एनर्जी भी कहा जाता है, लाइफ फोर्स भी मैं मंगल को मानती हूँ, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, कैसे वो एक्शन में आएंगी। देखिए, मंगल अगर मैं कहूँ कि ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह है तो अतिशयोक्ति नहीं है। एरिस से ब्रह्मांड की शुरुआत है और अष्टम भाव जो हमारी मृत्यु का है वो भी मंगल है। तो आदि और अंत दोनों मंगल है। So beautifully you said it. तो मंगल का आत्मकारक होना एक बहुत बड़ी बात है। आप एक तरफ बहुत फोर्सफुल, बहुत बड़े प्रोटेक्टर हो सकते हैं। मंगल के लिए ध्यान रखिएगा, मंगल का जो कोर है वो प्रोटेक्शन का है। सेनापति है ना, कभी मत सोचिएगा कि उसका फाइटिंग कोर है। फाइटिंग तो वो तब करता है जब आप कहीं फंस रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपके लिए फाइट करता है। सैनिक कभी बिना बात फाइट कर रहे हैं? बताइए, वो तो सेना बेचारी आराम से बैठी है। युद्ध होगा तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिक लड़ेगा, तो सैनिक फाइटर नहीं है। हाँ, इट्स अनफॉर्चुनेट कि मंगल को लोग ना ऐसा समझ लेते हैं कि इसीलिए मैंने कहा कि हम थोड़ा सा ये करेंगे। बिल्कुल मैम। तो ये प्रोटेक्टर है, मंगल प्रोटेक्टर होता है, और ये आपको वो बल देता है कि आप लोगों के लिए फाइट कर सकें। वो खुद के लिए कभी फाइट नहीं करता जब तक मंगल क्रूर ग्रहों के प्रभाव में नहीं होगा। तब तक आपके पास नेगेटिव एग्रेशन नहीं होगा। एक मंगल वाला जो होता है वो सेना अधिकारी भी होता है, जनरल भी होता है, और एक मंगल सेम आत्मकारक जो है वो आपका एक मर्डरर भी हो सकता है। दिस इज द वेरिएशन इन मार्स एज आत्मकारका। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है कि वो किस राशि में है, किस भाव में है, किस से युति बना रहा है। ये ग्रह कठिन ग्रह है,
वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्टर है और फाइटर भी है। अगर वो शुभ ग्रहों से युक्त होगा, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि ये कह दे कि मार्स आत्मकारक है, आप बहुत एग्रेसिव होंगे, ये इसके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होगी, चलिए। बट मार्स का बड़ा जो मैंने अनुभव किया है वो मंगल करने वाला है, अच्छा करने वाला है। आपका जन्म ही दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है। मंगल अगर किसी का 11वें घर में हो या पंचम में हो और कोई ग्रह उस पर प्रभाव नहीं डालता हो, तो वो बहुत बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट मास्टर होता है। वो कम्युनिटी में कितना भी बड़ा कुछ आ जाए तो वो कहेगा मैं संभालूंगा, मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो मंगल इस तरह का ग्रह है। अब अगर वो आपका आत्मकारक बन गया तो हायर, देखिए आत्मकारक जैसे ही कोई ग्रह बने तो उसकी ना हायर फ्रीक्वेंसी को समझो, लोअर को नहीं जी। फिर लोअर पे तो है ही नहीं ना, कम डिग्री थोड़ी है, ज्यादा डिग्री है ना। सो मंगल की हायर एनर्जी क्या है? प्रोटेक्शन। तो आप आए हैं सबको प्रोटेक्ट करने, क्राइसिस मैनेजमेंट करने, लोगों को जीवन से जुड़ा ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जीवन की एनर्जी किसके पास है? मंगल के पास। जिसका मंगल आत्मकारक होगा वो जैसे 4 लोगों के बीच में बैठा हो तो वो ये, अरे यार क्यों तुम ऐसे बैठे हो, अरे लड़ो यार जीवन से, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब दैट पर्सन विल ट्राई टू ट्रांसफर हिज एनर्जी टू यू, कि जीवन से हार नहीं मानते, ऐसा नहीं करते, ये मंगल आत्मकारक वाला कर रहा होगा। अरे मुझे बताओ, मैं हेल्प करता हूं। फिर धरती पुत्र कहते हैं मंगल को। तो आप तो इस पृथ्वी के पुत्र हैं, आपका आत्मकारक है, तो आप तो पृथ्वी की प्रोटेक्शन के लिए आए। ऐसे ही कोई काम कीजिए जिसमें कि आपके ये सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। लोगों को गाइड करना, प्रोटेक्ट करना, उनके लिए फ़ाइट करना, लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट करना। आप एक फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं, आप एक सैनिक भी हो सकते हैं, और आप एक विसल ब्लोअर भी हो सकते हैं। मंगल एज आत्मकारक का, क्योंकि उसने कोई गलत होता हुआ देखा, उसने कहा नहीं मैं नहीं इसको सहूँगा, मैं करूँगा। तो लाइक दैट, फाइटिंग फॉर द राइट्स। तो मंगल इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर इसका संबंध आपकी पत्रिका में आत्मकारक एज मंगल क्रूर ग्रहों से हो रहा होगा तो फिर ये थोड़ा सा अपनी नेगेटिव एनर्जी पर काम ज्यादा करेगा। जो कि ये है कि आप फिर फाइटर हैं। आप वो दूसरों की भलाई के लिए अब आप फाइट नहीं कर रहे हैं, अब आप अपने लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। एग्रेशन ज्यादा आ गया। तो ये सिखा, आप जिनका थोड़ा सा इस तरह का मंगल हो उनके लिए एक सलाह होती है मेरी, अगर आत्मकारक में देखती हूँ, कि प्लीज़ आपके लिए एग्रेशन को छोड़ना या एग्रेशन ही छोड़ना सीखने के लिए आप आए। ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप काफ़ी मुश्किलों में पड़ेंगे जी। अब आप सड़क चलते अगर किसी को रोड रेज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और आप कहेंगे मेरा तो मंगल आत्मकारक था, मेरी गलती नहीं थी, तो लॉ नहीं मानेगा भैया। वो नहीं मानेगा। और वो कर वही लोग रहे होंगे जिनका मंगल क्रूर ग्रहों से युक्त होगा, राहु के साथ हो, शनि से देखा जा रहा हो, ऐसा होगा तभी होगा। अदरवाइज कोई मंगल फाइटर नहीं है। वो बहुत बढ़िया ग्रह है, मंगल देने वाला है, शुभ करने वाला है। दूसरा, मंगल एज आत्मकारक कुड बी वेरी वेरी हाईली डिटैच्ड पर्सन। Really? मंगल एज आत्मकारक। हम मंगल के बारे में कभी नहीं सुनते, केतु से डिटैचमेंट देखते हैं, बट भाई 8वें घर का मालिक जो काल पुरुष में है वो तो मंगल है। अगर को ओनर डिटैचमेंट दे सकता है तो व्हाट अबाउट द रियल रूलर ऑफ दैट हाउस? इंटरेस्टिंग। ये छोटी छोटी बातें अगर लोग यही नुएंसेस समझ जाएं तो ज्योतिष अच्छी हो जाती है। केतु देता है, केतु देता है, केतु इज द काइंड ऑफ को ओनर। कुजवत केतु है, कुज के जैसा केतु है, तो फिर कुछ नहीं देगा डिटैचमेंट। आई विल से मार्स एज आत्मकारक का बिल्कुल फाइटर नहीं होंगे, दे आर प्रोटेक्टर एंड डिटैच्ड पीपल। तो अगर एक सिंपल लाइन में कहें, जैसा मैम ने कहा कि मार्स को आप
सिर्फ अग्रेशन और फाइटिंग से मत रिलेट Never. कीजिए. मार्स इज द रियल प्रोटेक्टर. इसलिए आर्मी को भी मार्स से रिलेट किया जाता है ना मैम. पुलिस, आर्मी, डॉक्टर्स, बिल्कुल. हमारे सर्जन्स, कि आपके शरीर के पार्ट खराब है तो उसको निकाल कर आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं. दैट इज मार्स. बहुत सुंदर तरीके से आज हमने मार्स को और मार्स एज आत्मकारक को समझा. इसी से अब हम वीनस की बात करते हैं. वो कहते हैं ना, एक मेरी फेवरेट बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस. तो वीनस की अब मैं बात करना चाहूंगी. बिल्कुल. फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आत्मकारक है वीनस तो फिर वो अपनी इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर आ चुका है. ऐसे समझ लीजिए, आत्मकारक वीनस को एग्जाल्टेड वीनस की तरह भी समझ लो. अच्छा, एग्जॉल्टेड वीनस तो बहुत ही सरेंडर वाला. That is it. क्योंकि मैंने कहा ना कि हम हायर डिग्री पर जा रहे हैं अब. Yes. तो हम ग्रह का छोटा रूप पीछे छोड़ चुके हैं. हम उसकी बेटर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड बेटर. तभी मैंने कहा मार्स एज आत्मकारक कैन बी हाई लेवल प्रोटेक्टर और डिटैच्ड. लेकिन अब शुक्र आ गया है, तो शुक्र आपकी जर्नी रही है संबंधों को समझने की, नर्चर करने की, प्रेम करने की. इससे तो खैर डिनाई नहीं किया जा सकता कि वीनस प्रेम है. और वीनस आपके चार्ट में सप्तम भाव का रूलर है जी. अब अगर सप्तम और द्वितीय का रूलर आत्मकारक बन गया है ना, तो क्या हुआ कि आपकी मास्टरी है दो लोगों के बीच में ब्रिज बनने की. सातवां घर क्या है? पार्टनरशिप. यस. मर्जर्स, कोलैबोरेशंस, न्याय. बहुत बड़े वकीलों का वीनस आत्मकारक होता है. अब लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, उनके किसी मॉडल का होना चाहिए था. नहीं जी. हाँ, लोग यही सोचते हैं कि जिसकी बहुत सुंदर मटेरियलिस्टिक लाइफ है, शो ऑफ वाली लाइफ है, वो उसका आत्मकारक वीनस नहीं होगा. उसका वीनस और कुछ भी होगा, आत्मकारक बहुत मुश्किल है. वाओ. वीनस जिसका आत्मकारक है वो बहुत बड़ा वकील हो सकता है, बहुत बड़ा संधि करवाने वाला हो सकता है, बहुत बड़ा तपस्वी हो सकता है, बहुत बड़ा रिश्तों को सदैव प्रेम से नर्चर करने वाला हो सकता है, रिश्तों में बहुत पॉजिटिविटी ढूंढने वाला हो सकता है. आत्मकारक शुक्र कैन गिव यू दैट आई कि वो फिजिकल एट्रीब्यूट से ऊपर उठकर आपकी आत्मा को सुंदर कहे. हाँ, तभी तो कहते हैं ना, एग्जॉल्टेड वीनस का प्यार आत्मा का प्यार होता है, बाहरी प्यार नहीं होता है. नहीं. तो अगर शुक्र आत्मकारक है तो वो आपसे कह रहा है कि आपकी मास्टरी है रिलेशनशिप्स पर, आपकी मास्टरी है धन, परिवार कैसे चलता है, कितना धन कमाना जरूरी है, कितना रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी है. दिस इज वीनस. तो अगर आत्मकारक है तो परिवार पर ध्यान देंगे, आप जरूर देंगे. आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर ढूंढ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. आप कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ में हो जाए तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि उसका पहला हाउस दूसरा घर है काल पुरुष में जी. ठीक है. पर सातवां घर उसकी मूल त्रिकोण राशि है. हाँ. तो इसलिए शुक्र आत्मकारक है तो सात वाला जो भाव है यानी कि रिलेशनशिप्स, न्याय, सातवां घर तो तुला है ना. हाँ, बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा जिसका शुक्र आत्मकारक होगा. ना इधर ना उधर, उससे अधिक बैलेंस वाला आपको नहीं मिलेगा. तो शुक्र केवल ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी का हायर जो लेवल है वो आप यात्रा तय कर चुके हैं, ब्यूटी वाली आप कर चुके हैं. आत्मा इसी पर चल रही थी. लेकिन अब आप आ गए हैं संबंधों में ब्यूटी ढूंढने की. ऐसे लोग बहुत अच्छे मैरिज काउंसलर्स होते हैं. हाँ, मैं यही सोच रही थी जब आप बता रहे थे ना कि प्रेम को लेके एक मीडिएटर्स जो होते हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स आ रहे थे कि इनका आत्मकारक ही हो सकता है. मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं, आपके बड़ी कंपनीज के जो मर्जर्स करवाते हैं वो लोग होंगे, क्योंकि उनके पास वो बैलेंस है कि इसका भी हित ध्यान में रखें, इसका भी हित ध्यान में रखें और एक अच्छी डील बना दें. दैट इज वीनस आत्मकारक का. तो हाँ, पर इतना जरूर है लाइटर नोट पर कि दे आर ब्यूटी लवर्स, दे आर म्यूजिक लवर्स, है ना. हर चीज की सुंदरता में
वीनस आत्मकारक होगा, मतलब लाइटर नोट पर बता रहे हैं। तो वो खाना कैसा बना है इससे ज्यादा उसको समझ में आएगा खाना प्रेजेंट कैसे किया गया। डिटेल्स और नुआंसेस में हाँ, जाएंगे। मतलब आप बहुत सादा सी चीज भी अगर आप एक थाली सजाकर दे देंगे तो बढ़िया है उसके लिए। बट बहुत अच्छे व्यंजन भी आपने लाके कुछ भी तरीके से रख दे, उसके लिए नो है, क्योंकि उसके लिए ब्यूटी बेसिक्स तो उसके वही रहेंगे कि क्रिएटिव है जी। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। सो दे आर क्रिएटिव, ब्यूटी लवर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने वाले, बट हायर लेवल जो मैंने बताया असलियत वो आत्मकारक की। बहुत सुंदर। आज हमने वीनस को समझा, क्योंकि मैम जैसा मैंने कहा था, वीनस को लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों तक, सुंदरता तक लिमिट कर देते हैं। बट कि भाई किसी लड़की का अगर वीनस आत्मकारक है या लड़के का है तो लोग सोचेंगे कि ये तो जरूर बहुत सुंदर पत्नी चाहता होगा। ये तो बहुत आप सुंदर अंदर से उससे पूछिए, वो कहेगा शी शुड बी लाइक ओके लुकिंग, बट उसकी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। वो आत्मा का प्रेम होना चाहिए। मैम इसी से हम गुरु की बात करते हैं, ज्ञान का प्लैनेट, विजडम का प्लैनेट, एक आंतरिक अध्यात्म का प्लैनेट जिसे अगर मैं कहूँ, जुपिटर मोस्ट बेनिफिक इसे कहा जाता है। ऑल्दो मैं मानती हूँ हर प्लैनेट अपने तरीके से बेनिफिक है, बट ऐसा कह देते हैं ना कि जुपिटर की कृपा, क्योंकि जुपिटर देव है, देवताओं का गुरु है, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा। कैसे होंगे जुपिटर आत्मकारक वाले लोग, क्या कुछ लेकर आ रहे हो पिछले जन्मों से? तो अब देवगुरु की बात करते हैं। बृहस्पति जो है उनको देवगुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में वो नवम और द्वादश के रूलर हैं जी। ये मानकर चलिए कि धर्म त्रिकोण का शीर्ष स्थान नवम और मोक्ष त्रिकोण का शीर्ष स्थान 12वां घर, उसका रूलर आपका आत्मकारक है। तो आपकी जो जर्नी है या जो आपका वो है, वो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका धर्म से जुड़ाव गहरा होगा। जी। धर्म से मतलब है राइटियसनेस। बृहस्पति का जो कोर है वो ज्ञान, सब लोग कहते हैं विजडम कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है बृहस्पति का सबसे बड़ा गुण है सब कुछ चीजें सही हो रही हो। राइटियसनेस इज द कोर ऑफ जुपिटर। तो इन लोगों के पास ये गुण भर भर के होता है कि भाई सब सही होना चाहिए। समाज में गलत होगा तो मैं ज़रूर अपनी आवाज़ उठाऊंगा, फिर मेरा ज्ञान किस काम का अगर मैंने यही नहीं किया। मोक्ष का रास्ता, उस तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य होगा अगर बृहस्पति आत्मकारक होगा, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स पर ही तो इस आत्मा की जर्नी है। बिल्कुल। तो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं धर्म को स्थापित करता हुआ मोक्ष को पाने की सोच रहा हूँगा। दिस इज एग्जैक्टली बृहस्पति आत्मकारक होंगे तो ये होगा। ये स्टोरी होगी। ये स्टोरी होगी। आप किसी धर्म संप्रदाय के लीडर हो सकते हैं। जैसे आप ये देखते हैं जो हमारे गुरु लोग होते हैं, जैसे रविशंकर जी हों या कुछ, पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है कि गुरु आपका आत्मकारक हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप समाज को धर्म का राह दिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी, हो सकता है उनका जुपिटर आत्मकारक हो, क्योंकि वो व्यक्ति आया है देववाणी को फैलाने, बहुत सुंदर ना, 9th हाउस को स्ट्रेंथन करने, और उसके बाद मोक्ष का रास्ता बताने। दैट इज एग्जाल्टेड जुपिटर और आत्मकारक जुपिटर एक तरह से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आत्मकारक बृहस्पति की जो एक नेगेटिव साइड मैंने नोट की है वो ये है कि ऐसे लोग काफी सेल्फ मतलब प्रेज में रहते हैं। रियली? दैट इज द मैंने कहा ना, ज्योतिष वो नहीं है जो आप लोग ऊपर ऊपर समझते हैं। आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, और आपके पास सेल्फ को इम्प्रूव करने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, आप सही हैं। तो कभी कभी आप खुद ही अपनी जर्नी, ग्रोथ की जो जर्नी है ना, उसमें रुकावट बन जाते हैं। क्योंकि जो आगे सीखना नहीं चाह रहा है, बेटर होना नहीं चाह रहा है, जी,
वो अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल। आत्मकारक बृहस्पति आपको ये दे सकता है कि आपको तो सब आता है, मैं तो एक सुप्रीम लेवल पर बैठा हुआ हूँ, बाकी सब नीचे छोटे छोटे लोग चल रहे हैं, है ना। हाँ, ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। ऑलवेज बी अ लर्नर। मैम इसी से मैंने कंक्लूड किया कहीं ना कहीं जब आपने मुझे बताया कि मरकरी और जुपिटर की इसलिए नहीं बनती क्योंकि मरकरी के अंदर हमेशा वो क्यूरियोसिटी कि मुझे सीखना है, जुपिटर मुझे सब आता है। दैट्स इट। क्या है कि जुपिटर को तीसरे घर में और बुध को, हमारी अपनी ये ज्योतिष तो आई जाएगी बीच में मेरी इससे मैं नहीं निकल पाती हूँ। बिल्कुल। बृहस्पति तीसरे घर में उनके लिए मरण कारक स्थान होता है। हाँ और बुध नवम में मरण कारक में है। हाँ। दोनों को लगता है, क्योंकि बृहस्पति का कोई सिस्टम नहीं है, गुरु को कोई सिस्टम है। गुरु बैठकर अपने हिसाब से प्रवचन दे रहा है, सब लोग बस ऐसे बैठे हैं नीचे। वो किसी टॉपिक पे कोई बात कर दे, ये भी भाई अच्छा है, ये तो आपके कहते ना आपके श्रीमुख से तो जो निकल जाए। तीसरा घर क्या है? बुध का घर है, वहाँ सिस्टम है, लिखा पढ़त है, पेपर वर्क थर्ड हाउस से हम देखते हैं ज्योतिष में, तो लिखा पढ़त है, सिस्टम है। बृहस्पति कहता है यार यहाँ मेरा क्या काम है जी। बुध कहता है कहीं से कोई भी बात हो रही है, भगवान की कृपा, कोई सिस्टम नहीं है भाई वो वहाँ अच्छा फील नहीं कर रहा है। सो बृहस्पति आत्मकारक बहुत अच्छा आप लोग सोचते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इनके पास इम्प्रूवमेंट की स्किल्स कम होती है। दे आर नॉट रेडी टू इम्प्रूव और लर्न मोर। तो एज एन अगर आप मेरे पास आते हैं और कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, और अगर मैं देखूंगी कि आपका बृहस्पति आत्मकारक है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि लर्नर बनिए और बेटर कीजिए खुद को, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप तो महाज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो वो लेकर पैदा हुए हैं, ज्ञान है आपके पास ऑलरेडी। और बेहतर करो, फिर बात ही क्या है। देन यू आर एट द सुप्रीम रेल्म। तो जुपिटर के साथ बस ये एक ड्रॉबैक है, लग्न का बृहस्पति, उच्च का बृहस्पति, वक्री बृहस्पति, आत्मकारक बृहस्पति, सबके साथ ही प्रॉब्लम है। सेम स्टोरी। वही ना मैम कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा ले लिया, कि मास्टर कर लिया। मास्टर कर लिया, तो मास्टर तो कोई नहीं कर पाता है। तो बस दूसरा एक और बात है, क्योंकि आज हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, और तो अपनी भी कुछ ज्योतिष की भी टिप्स हम दे देते हैं। दो इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इसको लोग समझते भी नहीं हैं। जैसे कि आप लोग हमेशा, आपने भी अभी कहा कि वो तो मतलब सबसे अच्छा ग्रह है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। इतना मान के चलिए कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, तो केवल पंचम और नवम दृष्टि जो है वो प्योर है। ओके। बट बृहस्पति की सप्तम दृष्टि को इसमें शामिल मत कीजिए। रियली? दैट इज द टिप ऑफ द डे। लोग इस नो, बात को नहीं नॉट एट जानते ऑल। हैं। अगर वो अष्टमेश होकर किसी भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो खराब ही करेगा। ओके। पर अगर वो वही अष्टमेश ही लग्न को देख रहा हो नवम दृष्टि से, अच्छा करेगा। बट दृष्टि नवम होनी चाहिए या पंचम होनी चाहिए। बृहस्पति सर्वथा शुभ नहीं है, उनका सप्तम दृष्टि सर्वथा शुभ नहीं है। नेवर। क्यों मैम? क्योंकि ये तो इनकी स्पेशल दृष्टियां हैं ना। हाँ। तो क्योंकि वो 9th हाउस के रूलर हैं, हाँ। तो उनको सबसे अच्छी एस्पेक्ट बृहस्पति की नवम है। नवम जहां है वहां तो देव कृपा है। आप ऐसे बच के निकल जाएंगे बस। अगर किसी का छठे घर में बृहस्पति बैठा हो और पंचम दृष्टि से वो दशम में देखेगा, यस। करियर की हाइट्स आप सोच नहीं सकते। पर यही 12वें घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, हॉस्पिटल के चक्कर आपके बहुत लगेंगे। तो सप्तम दृष्टि को एक्सक्लूड करो जी, क्योंकि आखिर फिर वो ग्रह अपने अष्टमेश होने का प्रभाव कब देगा बताइए। देना तो उसको है, और उसको कह दिया भाई तुम तो सबको ब्लेस करोगे,
तो वो कहेगा फिर मुझे जिसे दंड देना है मैं क्या करूं? वाओ वाओ। वो कहेंगे आपकी 7th एस्पेक्ट, उसे दंड दे दीजिए। यस, हाँ, ये इसलिए है ना। बहुत सुंदर। श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि है। ओके, तो फिर संतान के साथ ब्लेसिंग का क्या हुआ? षष्ठेश है, सप्तम दृष्टि से संतान दी, दृष्टि है देगा, लेकिन फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा ना। सप्तम दृष्टि को ध्यान से देखिए। सर्वथा शुभ तो गुरु भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मिथ आज आपने ब्रेक किया है। तो मैम इसी से आज के लास्ट आत्मकारक पर आते हैं। जो शनि जिनका आत्मकारक है वो वेट कर रहे होंगे कि मेरा आत्मकारक कब आएगा। तो हम शनि की बात करते हैं। शनि वाले लोग क्या कुछ लेकर आ रहे हैं अपने पूर्व जन्मों से? आपका यही बता देती हूँ जो आपने अभी कहा ना कि अभी तक वेट कर रहे होंगे कि उनका नंबर कब आएगा। नंबर तो देर से आता है, हाँ, लेकिन जब आता है ना तो आपको यहाँ ले जाता है। शनि आत्मकारक का आपकी जर्नी बहुत कठिन जर्नी करते हुए आप आ रहे हैं। डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स, पीड़ा सहते हुए आप आ रहे हैं, क्योंकि कालपुरुष की पीड़ा है शनि। कालपुरुष के जो अंग होते हैं ना, उसमें शनि को कहा गया है कि ये कालपुरुष की पीड़ा है, दुख है। तो भाई ये तो आत्मकारक बन गया, तो यानी पीड़ा, सफरिंग, कठिनाइयाँ, डिलेज आपकी आत्मा भोगती हुई आ रही है। और आपके पास शनि का कोर क्या है? शनि का कोर है डिफिकल्टीज, डिलेज। तो आपकी लाइफ में भी डिलेज होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि काल पुरुष का फिर दशम और 11 भाव का मालिक है। तो अगर शनि आत्मकारक है तो बहुत प्रसिद्धि मिलती है। ये प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा योग है, क्योंकि आपने अपने स्ट्रगल से खुद को इम्प्रूव किया है। आपने डिलेस को हंस के झेला है, कोई बात नहीं, मेरा अपना टाइम आएगा। शनि आत्मकारक ये है। वो बेचारा करता चला आ रहा है, कुछ नहीं कह रहा। लोगों ने बहुत लेट डाउन करा होगा, ऐसे लोगों को पूछिए कभी उनकी जर्नी पर, कुछ समझा नहीं होगा। अरे तुम क्या कर पाओगे? वो कहते हैं बताएंगे भाई, हो सकता ना कर पाए, प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का। तो शनि आत्मकारक पीड़ा को लेकर आगे बढ़ती हुई एक सोल जो कि अब अपनी इच्छा पूर्ति करने आए, और इस जीवन में वो आगे तो अवश्य बढ़ेगा। शुरुआत यहाँ भी स्ट्रगल से होगी, ये निश्चित है, लेकिन फिर आप वहां पहुंचेंगे जहां लोग सोचते होंगे पहुंचने की। तो ये प्रसिद्धि का बहुत बड़ा योग है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स शनि आत्मकारक वाले होते हैं, और मेरे ज्ञान में 2-4 अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक हैं ज्योतिषी, मैं नाम अभी किसी का नहीं लूँगी, किसी को भी, बट वो भी शनि आत्मकारक वाले हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे ज्ञान में भी है कुछ ऐसे। तो ये भी एक योग है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि 8वां घर जो है ये 11वें घर से 10वां घर है। यस, ठीक है, यानी कि आपका जो गेन है या जो भी है वो किसके थ्रू होगा? आपका कर्म स्थान क्या हो सकता है? ऑकल्ट। ऑकल्ट से। इसलिए शनि आत्मकारक। मतलब क्यों होते हैं? ऐसे ही थोड़ी कोई हो जाएगा, क्योंकि आपके 11वें घर से 10वां घर है और 10वें घर से 11वां घर है। तो जब शनि आत्मकारक होता है तो आपका ध्यान, आपको सुख ऑकल्ट में मिलता है और आप एक ज्योतिषी बन जाते हैं। तो शनि आत्मकारक का एक यहाँ से यहाँ पहुँचने की एक जर्नी है, 0 to 10, मे बी 0 to 100। वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके चार्ट में शनि की पोजीशन पर, कि आत्मकारक कहाँ बैठा है। अब बेचारा बहुत पीड़ित होकर आत्मकारक अगर बैठ जाएगा तो इस जीवन में भी आपको कठिनाइयाँ अधिक होंगी, उतना गेन नहीं होगा, पीड़ा अधिक रहेगी। बट अगर वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ये तो देखिए आप सब देखोगे ना कि आत्मकारक
बैठा कहाँ है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी बात हो जाती है ना। तो शनि आत्मकारक से बिल्कुल भी ना घबराएं। बहुत लोग घबराते हैं कि मेरा तो आत्मकारक शनि है। हाँ, मतलब लाइफ में अब तो स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल है हैं। मेरी हाँ, लाइफ में। हाँ है, पर आपकी आत्मा तो यही सीखने आई है कि स्ट्रगल फील करना, फेस करना, डिले फेस करना, लेकिन फिर मुझे क्या पाना है। दूसरी बात, yeah, आपका एक बात है जो मैंने शनि आत्मकारक वालों में देखी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए। आप सोशल कॉज के लिए काम जरूर कीजिए। शनि का एक गुण है कि वो कहता है कि पहले मुझे दो फिर मैं तुम्हें दूंगा। okay, सिंपल। तो पहले आप खुद को दीजिए, खुद से दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, फिर आपको रिटर्न यूनिवर्स करेगा। आपको किसी से वापस नहीं मांगना है। आपने तो बस नेकी की और दरिया में डाल दिया, क्योंकि शनि यही कह रहा है, ये करके दिखाओ मुझे पहले। तुम्हें किसी से नहीं चाहिए, मैं दूंगा, यूनिवर्स देगी। तो जिसका भी शनि आत्मकारक है, प्लीज डू चैरिटी। जितनी चैरिटी आप करेंगे उतना आप बढ़ते चले जाएंगे। लिख लीजिए इस बात को। कोई सानी नहीं होगा आपका, बट अगर आपने सब खुद समेट कर रखने का प्रयास किया, फिर आपका आत्मकारक शनि व्यर्थ है। हाँ, इनजस्टिस है। उसके साथ फिर आप बेकार कर रहे हैं। आपको तो गिवर होना है, खुले दिल से देना है। 10 कमाते हैं 5 दीजिए, देखिए दूसरे दिन 15 नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए। ऐसा ही होगा, बहुत सुंदर। ऐसा ही होगा। मतलब लोगों ने तो मुझे इतना तक बताया कि मतलब जैसे मैंने उन्हें बताया कि आपके साथ ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैम मैंने एक चैरिटी के लिए 10,000 का चेक साइन किया और मैं वो मतलब UPI से भेज रहा था, उसी वक्त मेरा दूसरा मैसेज आ गया कि मेरे क्लाइंट ने 50,000 जमा कर दिया। इमीडिएटली कर्मा रिटर्न्स फॉर शनि आत्मकारक का, इमीडिएट कर्मा रिटर्न होगा आपको, फिर उसमें देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो इसी प्रकार अगर वो नेगेटिव कर्म करते हैं तो बहुत भी वो खराब, बहुत जल्दी लौट तो के आएगा। इमीडिएट खराब होगा। कई बार होता है यार, मैंने उसके लिए बुरा बोला, मेरे पैर में चोट लग गई, तुरंत आप लड़खड़ा गए। इतना इमीडिएट कर्मा रिटर्न इस शनि आत्मकारक का। आपके पास स्कोप नहीं है कुछ बुरा करने का, बिल्कुल। पर अच्छा कर दिया तो फिर आप तो राजा है। क्योंकि शनि चाहता है आप अच्छा ही करें, शायद अच्छा ही इसीलिए मिला करें, है। अच्छा ही करें। और क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करते हैं लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, हम सब लोग जानते हैं, दास ग्रह हैं प्लैनेट्स की हायरार्की में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़मीन से जुड़े काम करते रहना चाहिए, छोटे लोगों की मदद करते रहना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और आपको कभी भी अहंकार नहीं होना। शनि आत्मकारक और अहंकार नहीं चलेगा। बहुत सुंदर। बस ये है शनि आत्मकारक। यस, एंड आई एम श्योर कि हमने जिस प्रकार आज आत्मकारक की बात की, उतना सुंदर तरीके से आपने जो हमें बताया, डेफिनेटली बहुत से लोगों ने रिलेट किया है। वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक था मैम जिसको मैं इसी स्पिरिचुअल डेप्थ के साथ समझना चाह रही थी, नॉट जस्ट द बेसिक रूल्स कि अगर सन आत्मकारक है, इतना डिग्री का है, तो not the basic, beyond the basics, Yes. आत्मकारक क्या है स्पिरिचुअल लेंस से। एंड आई थिंक कि I've tried, जितना अपने को आता है उतना ही बता सकते हैं, तो कोशिश की है। वैसे जमीनी ज्योतिष मेरा टॉपिक नहीं है, आप आज आपका मन था तो मैंने कहा ले लेते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इस टॉपिक को चुना, क्योंकि ऑडियंस का भी मन था। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिट विद यू एंड डिस्कस आवर म्यूचुअल लव एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना आपने रिलेट किया अपने आत्मकारक से। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेचुरली ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर आ रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपका आत्मकारक है? क्या आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, ये भी हमने थोड़ा बात की, जो आपको इस लाइफ में मास्टर करना है अगर एक स्पेसिफिक प्लैनेट आपका आत्मकारक है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे अपना आत्मकारक डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए यूं ही इतने इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। नमस्ते।